वेलकम टू यस सर मैथ्स क्लासेस। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं अध्याय 8 प्रश्नावली 2। इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे कि आयकर की गणना कैसे किया जाएगा। तो जैसे कि आयकर होता क्या है, तो भारत सरकार को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली कुल आय का एक बड़ा हिस्सा जो है आयकर की राशि से ही प्राप्त होता है। सरकार आयकर प्राप्त करने के लिए आयकर की न्यूनतम सीमा निर्धारित करती है। इस सीमा से अधिक आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, कंपनी या उद्योगों को आयकर देना होता है, लेकिन न्यूनतम सीमा से कम आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों या उद्योगों को आयकर नहीं देना पड़ता। आय के विभिन्न स्तरों के लिए सरकार द्वारा आयकर की दरें निर्धारित की जाती है, जिसके अनुसार आयकर का भुगतान करना पड़ता है। परंतु कुछ विशेष श्रेणियों में आने वाले व्यक्तियों, कंपनी या उद्योगों को आयकर में छूट दी जाती है। आयकर की दर आय के साथ साथ बढ़ती जाती है। यह बढ़ी दर निश्चित स्तर से अधिक आय पर लगती है। व्यक्तियों, कंपनियों या उद्योगों के आय के एक या एक से अधिक साधन हो सकते हैं, अतः उन सभी साधनों से प्राप्त आय पर गणना द्वारा प्राप्त कर का योग ही आयकर है। कभी कभी इस आयकर पर सरकार विशेष प्रयोजनों के लिए थोड़ा सा अतिरिक्त कर लगा देती है, जिसे उपकर या सेस कहते हैं। आयकर की सीमा के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति, कंपनी या उद्योग को आयकर अनिवार्यतः चुकाना चाहिए। अब आयकर क्या, आयकर जमा करने के लिए आयकरदाता के खाते की कोई संख्या होती है? तो हाँ, होती है, जिसे हम लोग परमानेंट अकाउंट नंबर या पैन कहते हैं। पैन कार्ड जिसे कहते हैं, तो उसमें जो नंबर रहता है वो हमारा होता है आयकर दाता के खाते की संख्या। बाद अपन आते हैं कि आयकर किस अवधि के लिए एवं किस दर पर लगाया जाता है। तो आयकर जो है, सरकार जो है प्रति वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 30 मार्च तक की अवधि के लिए आयकर के समस्त स्रोतों से जो आय होता है उस पर आयकर का भुगतान करना होता है। इस अवधि को मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च प्रतिवर्ष की अवधि को हम वित्तीय वर्ष का दर जो है, आयकर की गणना के लिए सरकार द्वारा आयकर की दर निर्धारित की जाती है, जो प्रति वर्ष या प्रति वित्तीय वर्ष के अनुसार बदलती रहती है। वो एक जैसे नहीं रहता। तो जिस वित्तीय वर्ष में सरकार जो निर्धारित करती है आयकर की दरें, उस हिसाब से आयकर की गणना करते हैं। और यहाँ आपको 10वीं में जो सवाल दिया है वो सत्र 2013-14, 14-15, 16-17 इन वर्षों के लिए आपको आयकर की गणना करनी है, और उसका टेबल आपको यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है। तो आयकर की जो दरें हैं वो पुरुष, महिला और वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ नागरिक कहने का मतलब जो 60 साल से अधिक उम्र, उसके लिए अलग अलग। तो जैसे 2013-14 में पुरुष वर्ग के लिए 2 लाख तक कोई आयकर नहीं है, 2 लाख से 5 लाख तक 10%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर पर 30% आयकर की दर निर्धारित है। वैसा ही 2013-14 में महिला वर्ग के लिए 2.5 लाख तक निरंक, 2.5 लाख से 5 लाख तक 10%, 5 लाख से 10% तक 20 लाख, और 10 लाख से ऊपर पर 30% निर्धारित है। तो वरिष्ठ नागरिक के लिए, जो महिला वर्ग के लिए है, वो यहाँ पे सेम जो है वरिष्ठ नागरिक के लिए भी आयकर की दर है। वैसा ही 2014-15 में देखते हैं तो यहाँ पे 50,000 का छूट और मिल गया, तो 2.5 लाख तक कोई कर नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 10%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर पर यहाँ पे 30% है। यहाँ पे महिला वर्ग के लिए 3 लाख तक कुछ मतलब कोई आयकर की दे नहीं है। 3 से 5 लाख तक 10%, 5 से 10 लाख तक 20%, 10 लाख के ऊपर पर 30%। तो यहाँ पे महिला वर्ग को जो सुविधा मिल रहा है, वरिष्ठ नागरिक के, महिला को, दोनों को वो सुविधा यहाँ पे दिया जा रहा है, सेम है। वैसा ही 15-16 में देखें तो 14-15 और 15-16 में यहाँ पे देख रहे हैं तो कोई अंतर नहीं है। जो 14-15 का था वो यहाँ पे 15-16 का है। उसके बाद क्या होता है, वर्तमान में शिक्षा उपकर जो होता है, जो भी आपका गणना करने से देय आयकर प्राप्त होता है उसका 2%,
शिक्षा उपकर, माध्यमिक एवं और उच्च शिक्षा देय आयकर का 1% होता है। तो कुल मिलाकर शिक्षा उपकर माध्यमिक के स्तर के लिए 2% और उच्च शिक्षा के लिए 1% मिला के हमारा 3% हो जाता है। यदि कर योग्य आय जो है 10 लाख रुपये से अधिक हो तो देय आयकर पर 10% अधिभार भी देना होता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C, ये यहाँ पे सी है, तो धारा 80C के अंतर्गत जमा की गई धनराशि पर आयकर की छूट मिलता है। उसकी अधिकतम सीमा है 1.5 लाख। मतलब आपने कहीं LIC जीवन बीमा पॉलिसी लिया है, यूलिप में जमा राशि लिया है, या सामान्य भविष्य निधि पर आपका कटौती हुआ है, या गृह ऋण पर ब्याज दिए हैं, या मूल धन वापस किए हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए जो ट्यूशन फीस रहता है, शिक्षण शुल्क, और फिक्स डिपॉजिट पर जमा राशि, या ग्रुप इंश्योरेंस या परिवार कल्याण में जमा वार्षिक अनुदान की राशि। तो ये सब जो है धारा 80C के तहत सब मिला के योग जो है 1.5 लाख तक आप छूट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली हम एक, जिसमें हमको बोला गया है प्रश्न में, उसके अनुसार हम गणना करेंगे। तो इसमें जैसे कि आपको प्रश्न में दिख रहा है कि प्रश्नावली हमको 2, तो इसमें हमको प्रश्न में जैसे कि बोला गया है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की आयकर वार्षिक आय मकान किराए भत्ता है ना, वो इतना है, वह प्रति माह 4,04,000 रुपये अपने सामान्य भविष्य निधि खाते तथा 24,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा जमा करता है और 25,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। प्रधानमंत्री राहत कोष जो 100% कर मुक्त है में 20,000 रुपये तथा एक वृद्ध आश्रम में 12,000 रुपये, जिसका 50% कर मुक्त है आयकर, है ना। आयकर दरें निम्नानुसार हमको दिया है इस प्रकार से, तो इसमें हमको आयकर की गणना करना है। तो प्रश्नावली 8.2 में हमको जैसे कि पहला प्रश्न में हमको जो दिया है ना, यहाँ पे आयकर की दरें भी हमको यहाँ पे इस टेबल में दिया हुआ है, और शिक्षा उपकर देय आयकर भी हमको दिया हुआ है। तो चलिए बनाते हैं हम सवाल को। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। तो पहला स्टेप हमारे पास है कुल वार्षिक आय कितना है, कुल वार्षिक आय। तो कुल वार्षिक आय आपको यहाँ पे दिया हुआ है मकान किराए भत्ता को छोड़कर, क्योंकि मकान किराए भत्ता में क्लेम करने पर आयकर में छूट प्राप्त होता है। तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है 4,10,000 रुपये। दूसरा, हम जो भी दान की राशि है उसको गणना करते हैं, क्योंकि आयकर में छूट उससे प्राप्त होता है। तो दान की राशि तो ये कितना कितना है, तो पहला इन्होंने दान किया है यहाँ पे, जैसे कि दिख रहा है प्रधानमंत्री राहत कोष 100% कर मुक्त, है ना, 25,000 रुपये। तो प्रधानमंत्री राहत कोष तो प्रधानमंत्री राहत कोष में कितना जमा किया है, 20,000 रुपये। तो ये हो जाता है 20,000
दूसरा, वृद्धा आश्रम पर वृद्धाश्रम पर 12,000 रुपया। और क्वेश्चन में हमको दिया है कि ये जो छूट है वो 50% छूट इसमें मिलेगा। यहाँ पे 12,000 में कितना 50% कर मुक्त है, मतलब 50% राशि में छूट इसको प्राप्त होगा। तो 12,000 का 50%, तो 50% 12,000 का 50% कितना हो जाएगा 12,000 50% मतलब 50/100, ये है ना। तो कितना हो जाएगा 12×5 60 और ये 200 6,000 रुपये। तो दोनों को जोड़ दिया, जो दान की गई राशि हमारे पास, दोनों को जोड़ने से हमको प्राप्त हो जाएगा कुल दान राशि हो जाता है 6,000 और 20,000, हमारे पास 26,000 रुपये। इसलिए शेष आय हमारे पास हो जाता है शेष आय। तो कुल आय कितना था 4,10,000, इसमें 26,000 जो है दान द्वारा छूट योग्य राशि हो गया, इसको घटा दिया तो घटाने से हमको मिल जाएगा 3,84,000 रुपये। अब तीसरा जो स्टेप है उसमें हम धारा 80C के तहत छूट योग्य बचत की गणना करेंगे। तो छूट प्राप्त करने हेतु बचत धारा 80C के तहत, तो इसमें पहला बचत इन्होंने किया है सामान्य भविष्य निधि में जमा। सामान्य भविष्य निधि में जमा कितना किया है क्वेश्चन में देखते हैं। तो सामान्य भविष्य निधि में इन्होंने जमा किया है 4,000 रुपये प्रति माह अपने सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया है। तो ये हो जाएगा 4,000 रुपये प्रति माह। तो एक साल का कितना हो जाएगा 12 माह का, तो 12×4 48,000 रुपये। दूसरा बचत इन्होंने किया है जीवन बीमा प्रीमियम खरीदा है LIC जीवन बीमा प्रीमियम, कितने का खरीदा है 24,000 का। तीसरा राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र एक तरह का फिक्स डिपॉजिट ही है ये। तो इसमें निवेश किया है 25,000 रुपये। तो कुल जमा राशि यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो कुल जमा राशि हो जाएगा, इसको तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाता है हमारे पास 97,000 या 97,000 रुपये। इसलिए कर योग्य आय है ना, चौथा हमारा हो जाएगा कर योग्य आय। कर योग्य आय, तो कर योग्य आय कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास शेष जो राशि बचा था है ना
इसमें से ये 97,000 को और माइनस कर देंगे, क्योंकि धारा 80C के तहत ये आयकर में नहीं आएगा। तो कर योग्य आय जब गणना करेंगे तो ये 3,84,000 में 97,000 माइनस करेंगे, कर योग्य आय हमारे पास हो जाएगा 3,84,000 माइनस 97,000 रुपये। तो हमारे पास हो जाएगा, इसको घटाने से 2,87,000। अब पांचवा काम हमारे पास होगा आयकर की गणना। आयकर की गणना, जितना छूट था उसको निकालिए, तो आयकर की गणना करेंगे। तो आयकर की गणना में हमारे पास है, प्रथम जैसे टेबल में आपको यहाँ पे दिया हुआ है आयकर की, है ना, यहाँ पे दिया है 2 लाख तक कोई कर नहीं, तो यहाँ पे 2 लाख तक कोई कर नहीं, तो है ना। तो प्रथम 2 लाख तक क्या है, शून्य है, कोई आयकर नहीं है। दूसरा यहाँ पे दिया है 2,01,000 रुपये से 5 लाख तक 10%, लेकिन हमारे पास जो आयकर योग्य राशि है वो 5 लाख नहीं है, तो 5 लाख तक रहता तो 5 लाख तक का 10% निकालते, लेकिन जितना है उतने का हम यहाँ पे निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे राशि है 2,87,000 था, तो 2 लाख से 2,87,000 का 10%, कहने का मतलब है 2,87,000 माइनस 2 लाख बराबर 87,000 का 10% है ना। तो ये इसको घटाने से कितना मिल गया, 87,000। 87,000 का 10%, तो कितना हो जाएगा, 8,700 रुपये। अब जो भी ये हमारा आयकर जो राशि आया, आयकर जो आया, उसमें एजुकेशन सेस लगता है, एजुसेस या शिक्षा उपकर लगता है। तो शिक्षा उपकर हमारे पास है 3% आयकर का, 2% यहाँ पे जैसे कि दिया हो, जो दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको करना है। यहाँ पे दिया है शिक्षा उपकर 2% और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर 1%, तो वो हमको यहाँ पे निकालना है, जो आय, और वो इस राशि पर आपको निकालना रहता है, जो आयकर प्राप्त होता है उस राशि पर शिक्षा उपकर निकालते हैं। तो छठवां काम हमारे पास है शिक्षा उपकर बराबर आयकर का 3%, मतलब 2% जो है माध्यमिक शिक्षा उपकर प्लस 1% उच्च शिक्षा उपकर। तो आयकर कितना है, 8,700, और इसका 3% आपको, मतलब 3/100, तो ये 2 जीरो, ये 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 3 7 21, 3 8 24 और 26, तो 261 रुपये शिक्षा उपकर प्राप्त होता है। अब सातवां काम हमारा रहेगा कुल देय आयकर। कुल देय आयकर बराबर गणना से जो आयकर प्राप्त हुआ था प्लस शिक्षा उपकर। तो आयकर यहाँ पे है हमारे पास 87 है, 8,700 प्लस शिक्षा उपकर मिला था 261,
61। तो कुल मिला के कितना हो गया? 8,961 रुपये। ये जो है देय आयकर होगा और हमारा ये आंसर होगा। इस प्रकार आपका 7 स्टेप में सवाल बना, जिसमें पहला स्टेप में क्या किया हमने? पहला स्टेप में कुल वार्षिक आय कितना है वो निकाले। दूसरे स्टेप में दान की राशि। उसके बाद तीसरे स्टेप में हमने देखा कि छूट योग्य है ना राशि कितनी है, आयकर में छूट योग्य राशि। उसके बाद है चौथा स्टेप, तो चौथा में है कर योग्य आय, जिसमें आयकर लगेगा वो आय कितना बचा। पांचवा स्टेप में हमने आयकर की गणना टेबल के अनुसार करना है। उसके बाद छठवां स्टेप में शिक्षा उपकर निकालना है। और सातवां स्टेप में आपका जो आय, पांचवा स्टेप में और छठवां स्टेप का जो राशि है उसको जोड़ के आपको उत्तर प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार आपको है अगला सवाल। तो यहाँ पे दूसरा सवाल में जैसे कि बोला गया है कि नवीन का वित्तीय वर्ष 13-14 में वार्षिक वेतन 7,20,000 है। वह सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपये मासिक जमा करता है, 20,000 रुपया वार्षिक जीवन बीमा की किस्त जमा करता है, 30,000 रुपया राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश करता है, अनाथ आश्रम में 15,000 रुपये दान करता है, जिसका 50% कर मुक्त है। तो उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। आयकर की गणना का टेबल आपको दिया हुआ है, तो इसके अनुसार आपको आयकर की गणना करना है। और यहाँ पे शिक्षा उपकर, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर और सभी बचत 1,00,000 रुपये तक कर मुक्त है, ये हमको दिया हुआ है। तो अधिकतम बचत वो 1,00,000 कर सकता है, जिस पर 80C के तहत छूट उसको प्राप्त होगा। तो चलिए बनाते हैं सवाल को। तो हम यहाँ पे पहला काम हमारे पास है, कुल वार्षिक आय कितना है। कुल वार्षिक आय कितना है, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में आपको 7,20,000 रुपये। अनाथ आश्रम में दान, दूसरा दान वाला काम कितना किया है, तो दान की राशि, तो अनाथ आश्रम में दान पहला, अनाथ आश्रम में दान किया है 15,000, है ना। तो इसमें छूट कितना प्राप्त होगा, 15,000 का 50% छूट प्राप्त होगा। तो 15,000 का 50% कितना हो जाता है, 15,000 गुणित 50% मतलब 50/100, है ना। तो ये हो जाएगा 15×5 75 और ये 2 0 और इसलिए शेष आय बराबर हमारे पास हो जाएगा, जो यहाँ पे था उसमें ये इतना हटा देंगे, तो 7,20,000 ऋण 7,500 बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 7,12,000 रुपये। तीसरा काम हमारे पास है, छूट प्राप्त करने हेतु बचत राशि। छूट प्राप्त करने हेतु बचत राशि धारा 80C के तहत। तो इसमें क्या क्या बचत किया है वो देख लेते हैं। तो पहला बचत इन्होंने किया है, जैसे प्रश्न में दिया है, सामान्य भविष्य निधि। सामान्य भविष्य निधि में 4,000 है ना रुपये मासिक करता है, तो एक साल में कितना हो जाएगा, तो 12 से गुना कर देंगे। उसके बाद 20,000 रुपये का जीवन बीमा, ये भी इसी में आएगा। और 30,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र है, ये भी हमारा है ना छूट में आ जाएगा। तो हमारे पास 3 तरह का हुआ। तो पहला हमारे पास है सामान्य भविष्य निधि में जमा, सामान्य
भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि में कितना है जमा, तो 4,000 रुपया प्रति माह दिया है, तो 12 माह का 12 चौक 48,000 रुपया साल भर का हो जाएगा। दूसरा, जीवन बीमा में किस्त जो कटाता है, जीवन बीमा किस्त, ये वार्षिक हमको दिया है 20,000 रुपया, एक साल में कटाता है। और तीसरा यहाँ पे हमको दिया है राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र कितने का खरीदा है, तो वो है 30,000 रुपये। तो इन तीनों को जोड़ने से हमको कितना मिल जाएगा, कुल जमा राशि बराबर, तीनों को जोड़ने से हमको मिलेगा 98,000 रुपये। अब चौथा काम करना है कर योग्य राशि। तो कर योग्य आय कितना है, कर योग्य आय, तो ये छूट को घटा देंगे अपन, ये क्या हो जाएगा, इसमें से हम क्या घटाएंगे, यहाँ पे हम ये 2 नंबर जो आया था उसमें से ये 3 नंबर में जो आया उसको घटा देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 ऋण 3 से, तो कर योग्य आय हमारा हो जाएगा 7,12,500 ऋण, यहाँ पे 98,000 ये जो आया है उसको घटा देंगे। तो इसको घटाने से हमको मिलता है 6,14,500। इसके बाद आयकर की गणना करेंगे। पांचवा हमारे पास है आयकर की गणना। तो आयकर की गणना में हमको जैसे कि यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है कि 2 लाख तक कोई आयकर नहीं, 2 लाख से 5 लाख तक 10% और 5 लाख से 10 लाख तक 20%। 10 लाख तो नहीं है लेकिन 6 लाख है ना, 14,000 तक है, तो वो 2 लाख 1 से 5 लाख तक 10% और 5 लाख 1 से 6,14,000 तक आपका 20% यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारे पास आयकर की गणना हम करते हैं। तो प्रथम 2 लाख रुपये तक कितना है, 0 है, कोई आयकर नहीं। दूसरा 2 लाख रुपया 1 से 5 लाख तक 10%, मतलब 5 लाख ऋण 2 लाख है ना, बराबर 3 लाख का 10%। ये 2 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाता है 30,000 रुपये। तीसरा हमारे पास है 5 लाख 1 से 6,14,500 रुपये है ना, का 20%, मतलब क्या हुआ 6,14,500 ऋण 5 लाख। तो 6,14,500 में हम 5 लाख को घटाते हैं तो प्राप्त होता है
1,14,500 का 20%। तो ये 2 जीरो कट गया, तो ये इसको हमारे पास प्राप्त हो जाता है 22,900 रुपये। मतलब ये इसमें 20 का गुना किया तो हो जाता है 22,900। तो कुल आयकर हमारे पास कितना हो जाएगा? तो कुल आयकर हमारे पास हो गया, इसको तीनों को जोड़ देंगे, 30,000 और 22,900 को, तो 30, 40, 50, 52,000, यहाँ पे 900 रुपये हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 52,900 रुपये। अब कुल आयकर हमको मिल गया, तो हम इसमें शिक्षा उपकर ज्ञात करेंगे। तो शिक्षा उपकर तो यहाँ पे हमको दो चीज़ है। पहला तो ये है कि तो शिक्षा उपकर हमको, जैसे कि हमको शिक्षा उपकर दिया है देय आयकर, ये देय आयकर है, इसका 2%, देय आयकर का 2%, तो 52,900 का 2%, तो ये ये कट गया, तो हमारे पास हो जाता है इसका 2 से 2 नियम 18 और 2 दूनी 4, 1, 5 और 2 पंचे 10, तो ये हमारा 1,058 रुपये हो गया। और 7वां स्टेप हमारे पास है माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर। जैसे कि क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया है, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर देय आयकर कर 1%। तो 7वां हमारे पास है माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर बराबर देय आयकर का 1%। तो देय आयकर हमारे पास था 52,900 का 1%, तो 1/100, ये 2 जीरो कट गया, तो हमको मिलता है 529 रुपये। तो 8वां हमारे पास हो जाएगा कुल देय आयकर, कुल देय आयकर, तो बराबर हो जाएगा, हम ये तीनों को जोड़ देंगे, इसको ये तीनों को, तो ये हो जाएगा 52,900 धन 1,058 धन 529। तीनों को जोड़ने से हमको कितना मिल जाएगा? तो ये हो जाता है 54,487 रुपये। ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। इसके बाद है हमारे पास तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल में बोलता है वित्तीय वर्ष 2008-9 में रमेश की कुल वार्षिक आय 3 लाख रुपये थी। वह सामान्य भविष्य निधि खाते में 1,000 रुपये प्रति माह जमा करता था तथा उसने 12,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम दिया था। यदि 1,50,000 रुपये तक कोई आयकर नहीं है तथा 1,50,000 रुपये से अधिक आय पर 10% की दर से आयकर देय हो एवं सभी बचत पर छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये हो, तो उसके द्वारा देय आयकर की गणना कीजिए, जहाँ शिक्षा उपकर देय आयकर का 3% है। तो हमको सब चीज़ क्वेश्चन में दिया रहता है, हमको सवाल स्टेप बाय स्टेप हल करना है। तो चलिए बनाते हैं। तो पहला हमको इसमें कुल वार्षिक आय कितना है वो देखते हैं। कुल वार्षिक आय बराबर यहाँ पे दिया है 3 लाख रुपये।
अब दूसरा काम, यहाँ पे दान वान कहीं पे लिखा नहीं है तो दान वाला नहीं रहेगा इसमें। उसके बाद है 80C के तहत जो छूट मिलता है, तो छूट हेतु बचत राशि, छूट हेतु बचत राशि। तो क्या क्या है, पहला है यहाँ पे सामान्य भविष्य निधि खाता। तो सामान्य भविष्य निधि में कितना करता है, सामान्य भविष्य निधि में यहाँ पे दिया है 1000 रुपये प्रति माह, 1000 रुपये प्रति माह। तो 1000 का 12 से 12 माह का हम गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12,000 रुपया एक साल का, क्योंकि हमको वित्तीय वर्ष का निकालना रहता है। जीवन बीमा पॉलिसी या LIC जिसको बोलते हैं, जीवन बीमा यहाँ पे जैसे दिया जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम दिया वार्षिक, है ना। जीवन बीमा प्रीमियम ये है 12,000 रुपया वार्षिक। और कुछ दिया है क्या, तो और यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, बचत सिर्फ ये दो है। तो कुल जमा राशि, कुल जमा हमारे पास हो जाता है 12 24,000 रुपये। अब तीसरा काम यहाँ पे रहेगा आयकर की गणना। तो सवाल के अनुसार उसका स्टेप बदल जाए, क्रम बदल सकता है। तो यहाँ पे तीसरा नंबर पे आ गया कर योग्य आय, कर योग्य आय। तो 3 लाख रुपया उसका था, 3 लाख रुपया उसका वार्षिक आय, और छूट योग्य आय इसमें था 24,000 रुपये का बचत। तो कर योग्य आय हो गया, इसमें से माइनस किया तो 2,76,000 रुपये। चौथा आयकर की गणना करेंगे, आयकर की गणना। तो प्रश्न में हमको दिया है प्रथम 1,50,000 रुपये तक कोई आयकर नहीं, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे कि 1,50,000 तक कोई से अधिक पर 10%, मतलब 1,50,000 तक कोई आयकर नहीं है। तो हमको गणना करना है, उसमें है 1,50,000 तक शून्य। दूसरा 1,50,000 से कितना है 2 लाख, तो 1,50,000 एक से 2,76,000 तक, मतलब 2,76,000 ऋण 1,50,000 बराबर 1,26,000 का 10%। तो 10% मतलब 10/100 हो गया। तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास हो जाता है 12,600 रुपये। तो हमारे पास कुल आयकर हमारे पास हो गया 12,600 रुपये। उसके बाद इसमें शिक्षा उपकर है 5वां, शिक्षा उपकर। तो आयकर का 3%, तो आयकर यहाँ पे है 12,600
तो इसका 3%, ये 2 0 0 कैंसिल हो गया, तो 3 6 का 18 और 3 दूनी 6 और 1 7 और तो 378 रुपया। तो इसलिए छठवां कुल देय आयकर कितना हो जाएगा? कुल देय आयकर बराबर, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 12,600 धन 378, तो कितना हो जाएगा? 6 3 978 हो जाएगा, तो 12,978 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है चौथा सवाल। तो चौथा सवाल में हमको जैसे बोला गया है, वित्तीय वर्ष 14-15 में किसी बैंक कर्मचारी की मासिक आय मकान किराए भत्ता को छोड़कर 40,000 रुपये है, वह 42,000 रुपये वार्षिक अपने सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है तथा 6,000 रुपये की अर्धवार्षिक प्रीमियम LIC में देता है। यदि वर्ष के प्रथम 11 माह के लिए 1,600 रुपये प्रति माह आयकर देता है, तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाले आयकर की गणना कीजिए। आयकर में छूट समस्त वस्तु का 100% अधिकतम 1 लाख रुपये की दरें हमको यहाँ पे दिया हुआ टेबल में, तो इसके अनुसार हमको आयकर की गणना करनी है। तो चलिए बनाते हैं सवाल। तो पहले तो हमारे पास है कुल वार्षिक आय बराबर 40,000 रुपया उसको प्रति माह मिलता था, तो एक माह का 40,000, तो 12 माह का कितना हो जाएगा? तो 12 चौक 39, तो 4,80,000 रुपये उसका वार्षिक आय हो गया। अब दूसरा यहाँ पे दान वाला नहीं है, तो छूट हेतु बचत पहला है सामान्य भविष्य निधि। तो सामान्य भविष्य निधि में यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, सामान्य भविष्य निधि में कितना करता है निवेश? तो 42,000 वार्षिक सामान्य भविष्य निधि में और 6,000 अर्धवार्षिक LIC प्रीमियम जमा करता है। तो यहाँ पे दो तरह की बचत है। तो पहला बचत इसमें हमको जैसे कि दिया हुआ है सामान्य भविष्य निधि में, वो है 42,000 रुपया। दूसरा LIC का है, LIC 6,000 रुपया अर्धवार्षिक करता है, मतलब साल में 2 बार करता है, 6 माह में। तो 6,000 तो 2 हो जाएगा, है साल भर का, तो 12,000 रुपये इसको जोड़ा, तो कुल जमा राशि बराबर हो जाता है इन दोनों को जोड़ने से 2 2 4 और 4 1 5, तो 54,000 रुपये। उसका तीसरा है कर योग्य आय। कर योग्य आय कितना हो जाएगा? तो इसमें से वार्षिक आय में से ये छूट योग्य आय को, छूट योग्य बचत को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 4,80,000 रुपये माइनस 5,400 रुपये। तो इसको ये हो जाता है 4,26,000 रुपये। चौथा है आयकर की गणना। तो टेबल के अनुसार हम आयकर की गणना करेंगे। तो इसमें टेबल में जैसे कि दिया है आपको कि 2,50,000 तक कोई आयकर नहीं, 2,50,000 तक शून्य। दूसरा 4,26,000 तक है यहाँ पे, और टेबल में हमको 5 लाख तक
दिया है 2.5 लाख से 5 लाख तक 10%। इसलिए मतलब 4,26,000 माइनस 2,50,000 बराबर हो जाता है 1,76,000 और इसका है 10%। तो ये 2 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाता है 17,600। इसके बाद शिक्षा उपकर निकालेंगे। तो पांचवा हमारे पास है हमारे पास शिक्षा उपकर। तो शिक्षा उपकर में हमको जैसे कि दिया है आयकर का 3%। तो आयकर यहाँ पे हमारे पास था 17,600 का 3% मतलब 3/100। ये 2 0 कैंसिल हो गया, तो 3 6 के 18 और 3 7 21 और 1 22 और 3 1 3 और 3 2 5, तो 528 रुपये शिक्षा उपकर हो गया। अब दे आयकर हो जाएगा 17,600 आयकर की गणना से जो प्राप्त दे आयकर था, और इसमें शिक्षा उपकर 528 रुपये और जुड़ गए, तो दे आयकर हमारे पास हो जाता है दोनों को जोड़ने से 18,128 रुपये। अब प्रश्न में ये बोला गया है कि 11 माह के लिए उन्होंने 1,600 रुपये प्रति माह आयकर देता है, मतलब हर महीने वो 1,600 रुपये दे चुका है, पहले से अग्रिम भुगतान कर चुका है आयकर का, और उसका कुल इतना रुपया 1 साल का आयकर बनता है। तो 12वें माह में कितना देगा, तो जो बचा 11 गुना 1,600 जितना आएगा उसको इसमें से घटा देंगे, तो जो शेष राशि है उसको वो 12वें महीने में भुगतान करेगा। तो अग्रिम भुगतान कितना किया है, तो 1,600 रुपया किया है 11 माह तक, तो ये हो जाता है 17,600 रुपये। इसलिए 12वें माह में जो भुगतान योग्य आयकर है, तो शेष दे आयकर बराबर हो जाएगा 18,128 रुपया कुल आयकर बना था 1 साल का, जिसमें से 17,611 माह में उन्होंने 1,600 करके भुगतान कर चुके हैं। तो 12वें माह में कितना जमा करेगा, 528 रुपया उसको और अपने वेतन से आयकर कटवाना पड़ेगा लास्ट में। ये हमारा शेष दे आयकर हुआ। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है। इसमें जैसे कि बोला गया है कि हमको वित्तीय वर्ष 2012-13 में राजेश की कुल वार्षिक आय 5,25,000 रुपये है। वह सामान्य भविष्य निधि में 8,000 रुपये प्रतिमाह जमा करता है तथा 8,000 रुपये अपने भारतीय जीवन बीमा का वार्षिक प्रीमियम देता है। यदि वह 2 लाख रुपये तक कोई आयकर नहीं देता है तथा 2 लाख रुपये से अधिक आय पर 10% की दर से आयकर देता हो एवं आयकर में छूट सभी बचत पत्रों का 100% अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये हो, तो राजेश के द्वारा दे आयकर की गणना कीजिए, जहां शिक्षा उपकर आयकर का 3% है। तो चलिए बनाते हैं सवाल को। तो पहला काम है कुल वार्षिक आय कितना है।
कुल वार्षिक आय बराबर, यहाँ पे दिया है 5,25,000, 5,25,000 रुपये। दूसरा हमको दिया है छूट योग्य बचत, कितना है वो देखते हैं। छूट योग्य बचत या छूट हेतु बचत, तो पहला है यहाँ पे सामान्य भविष्य निधि। सामान्य भविष्य निधि में 8,000 रुपये प्रति माह। सामान्य भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि में 8,000 रुपया प्रति माह। तो 12 माह का कितना हो गया, 12 अट्ठे 96,000 रुपया। दूसरा हमको दिया है जीवन बीमा प्रीमियम, तो जीवन बीमा प्रीमियम हमको जैसे कि दिया है 8,000 रुपया वार्षिक, तो ये हो जाएगा 8,000। तो कुल जमा यहाँ पे हो जाता है, कुल जमा राशि बराबर हो गया 1,04,000 रुपये। लेकिन अधिकतम सीमा बराबर हमको 1,00,000 दिया है, इसलिए हमको छूट 1,00,000 से ऊपर हो जाता है तो 1,00,000 ही मिलेगा, और कम रहेगा तो जो कम रहेगा वो छूट हमको यहाँ पे प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पे छूट योग्य बचत हमारे पास हो जाएगा 1,00,000। उसका तीसरा है, यहाँ पे तीसरा काम हमको करना है कर योग्य आय। कर योग्य आय, तो कर योग्य आय हमारे पास हो जाएगा 5,25,000 वार्षिक आय में से 1,00,000 छूट हेतु बचत को घटा देंगे तो हो जाता है 4,25,000 रुपये। अब आयकर की गणना करेंगे। चौथा कार्य हमारे पास है आयकर की गणना। आयकर की गणना, तो आयकर की गणना के लिए आपको टेबल दिया हुआ है ना। जैसे कि क्वेश्चन में हमको दिया है आयकर की गणना के लिए कि यहाँ पर 2,00,000 रुपये तक कोई आयकर नहीं और 2,00,000 रुपये से अधिक पर 10% की दर से आयकर दे है। तो आयकर की गणना में हमको पहला जैसे दिया है प्रथम 2,00,000 रुपये तक, प्रथम 2,00,000 तक शून्य। दूसरा है 2,00,000 से अधिक का 10%, तो 2,00,000 से अधिक 4,25,000 तक है, तो 4,25,000 ऋण 2,00,000 मतलब 2,25,000 का 10%, तो ये हो जाता है 22,500 रुपये। इसलिए कुल आयकर बराबर हो जाता है 22,500 रुपये। पांचवा है शिक्षा उपकर। तो शिक्षा उपकर जो हमारे पास आयकर की गणना से जो प्राप्त हुआ था 22,500 रुपये का 3%, तो हो जाएगा 22,500 गुणित 3/100,
तो इसको गुना करने से 3 पंचे 15 और 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 1 3 दूनी 6, तो ये हो जाता है 675 रुपये शिक्षा उपकर। इसलिए कुल देय आयकर हो जाएगा, कुल देय आयकर बराबर हो जाएगा 22,500 में शिक्षा उपकर और जुड़ जाएंगे 675 रुपये, तो ये हो जाता है 23,175 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमको यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि एक अधिकारी की वित्तीय वर्ष 2012-13 में वार्षिक आय मकान किराए भत्ता छोड़कर 7,20,000 रुपये है। उसने सामान्य भविष्य निधि में प्रति माह 4,000 रुपये, जीवन बीमा निगम में प्रति माह 3,000 रुपये जमा किए तथा 30,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा। एक अनाथ आश्रम को 20,000 रुपये दान किए जिस पर 50% टैक्स से छूट मिलती है। यदि सभी बचतों पर छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये हो तो उस अधिकारी द्वारा देय आयकर की गणना कीजिए। यहाँ पे आयकर की दरें निम्नानुसार है। 2 लाख रुपये तक कोई आयकर नहीं, 2 लाख 1 से 5 लाख तक 10%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से अधिक पर 30%, और इसके अतिरिक्त 3% शिक्षा उपकर लगता है। तो इसका हमको आयकर की गणना करना है। तो चलिए बनाते हैं सवाल। कुल वार्षिक आय यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 7,20,000 रुपया। कितना दिया है? 7,20,000 रुपया। उसके बाद दान, अनाथ आश्रम को दान कितना किया है? दान 20,000 रुपये दान किया है। 20,000 रुपये का 50% इसमें छूट मिलेगा। तो 20,000 का 50% हो जाता है 20,000 गुना 50/100, तो ये 2 0 2 0 कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास हो जाता है 2,000, 10,000, 5 दूनी 10, 1,000 रुपये। इसलिए शेष आय हमारे पास हो जाएगा 7,20,000 वार्षिक आय था, उसमें से 10,000 रुपया दान से छूट मिल गया, तो ये हो जाता है 7,10,000 रुपये। अब छूट हेतु बचत क्या क्या किया है उसको देखते हैं। तीसरा, 80 धारा 80C के तहत छूट हेतु बचत तो पहला है सामान्य भविष्य निधि। सामान्य भविष्य निधि में निवेश किया है 48,000 रुपया। 48,000 रुपये। दूसरा, ये 48,000 क्यों हुआ? क्योंकि 4,000 रुपये मासिक कर रहा था और 12 माह का 48,000 रुपया। दूसरा है जीवन बीमा निगम में 3,000 रुपये प्रति माह करता है। जीवन बीमा निगम में 3,000 रुपया प्रति माह, तो 12 माह का 12 तिया 36,000 रुपया हो जाएगा। तीसरा है राष्ट्रीय बचत पत्र। राष्ट्रीय बचत पत्र, तो राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा है 30,000 रुपये का।
तो कुल बचत जो है, बचत बराबर 30,000, 36,000 और 48,000। कितना हो जाएगा? 30,000, 36,000, 48,000 जोड़ेंगे तो 1,14,000। लेकिन क्वेश्चन में हमको दिया है कि बचत की अधिकतम सीमा जो है 1,00,000 रुपये तक है। बचत की अधिकतम सीमा 1,00,000 रुपया है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दिया है। ठीक है, अधिकतम सीमा 1,00,000 है। तो यहाँ पे तो छूट योग्य राशि हमारे पास हो जाएगा, छूट योग्य राशि हो जाएगा 1,00,000 रुपया। इसलिए कर योग्य आय, कर योग्य आय बराबर हो जाएगा 7,10,000 ऋण 1,00,000 छूट मिल गया, तो ये हो जाएगा 6,10,000 रुपया। उसके बाद आयकर की गणना करेंगे। आयकर की गणना, तो आयकर की गणना में हमको जैसे कि दिया है कि प्रथम 2,00,000 रुपये तक शून्य, दूसरा 2,00,000 1 से 5,00,000 तक 10%, मतलब 5,00,000 ऋण 2,00,000 बराबर 3,00,000 का 10% बराबर, ये 2 जीरो कैंसिल, तो 30,000 रुपया ये होता है, 30,000 रुपये। उसके बाद 6,10,000 से, क्योंकि अधिकतम 5,00,000 से ऊपर में 20% है, तो हमारे पास 5,00,000 से ऊपर में 6,10,000 तक है राशि, तो 5,00,000 1 से 10,00,000 तक 20%, लेकिन हमारे पास 10,00,000 नहीं है, हमारे पास आय कितना बचा था? आयकर योग्य आय 6,10,000, तो वो निकालेंगे 6,10,000 ऋण 5,00,000 का 20%, इसको घटाने से हमको मिलता है 1,10,000 का 20%, तो 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास हो जाएगा 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 1 शून्य और है, तो ये हो जाता है 22,000 रुपये। तो कुल आयकर हमारे पास हो जाता है, कुल आयकर बराबर ये 22,000 और यहाँ से 30,000, तो 30,000 और 22,000 को हम जोड़ा तो हो जाता है 52,000 रुपये। अब उसके बाद है शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर, तो शिक्षा उपकर बराबर हो जाता है ये आयकर की गणना से जो प्राप्त राशि है उसका 3%, तो 52,000 गुना 3/100, तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 3 शून्य 0, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, तो 1,560 रुपये हमारा शिक्षा उपकर हो गया। इसलिए हमारे पास
कुल देय आयकर बराबर हो जाएगा, ये इसको और इसका शिक्षा उपकर को जोड़ देंगे तो ये हो जाता है 52,000 धन 1,560 बराबर 53,560 रुपये। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका प्रश्नावली 2 अध्याय 8 का समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।